तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, तो जो अपने पुराने दिनों को याद करता है और जो सपने में कभी उसको उसका भाई दिखता था, उन चीज़ों को याद करता है। और सेरेमनी हो चुकी थी। जो सेवन ब्लड आइस था, अब वो सुपरवाइजरी सेक्ट बन चुका था। और जो सेवन सेक्ट कोलिशन था, उसका नाम बदल करके एट सेक्ट कोलिशन हो चुका था अब आगे। तो धीरे-धीरे समय निकलता है। साल का 10वां महीना था ये। तो फिलहाल ये जो कैपिटल सिटी था ना, यहाँ पर एक अलग ही हलचल थी। अलग खुशी थी क्योंकि सेवन ब्लड आइस अब पहले से भी पावरफुल हो चुका था। इन्हें वो जो टैक्स वैक्स देना पड़ता था। और बड़ी बात ये कि जो टैक्स यहाँ पर लोग देते थे 10 साल से, वो भी चाहे ना तो रिवॉर्ड एंसेंट मेनलैंड में जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सेवन ब्लड आइस में। और ऐसी अपॉर्चुनिटी तो बहुत लोग चाहते हैं ना साउथ फिनिक्स में। तो हार्बर नंबर 1 पे बहुत सारे लोग इसलिए इकट्ठा हो रहे थे, जहाँ पर बहुत सारी नावें लगी हुई थी। तगड़े स्पेल फॉर्मेशन यूज़ किए जा रहे थे बड़े-बड़े नावों के लिए। और नाव के आसपास ना बोर्डिंग के लिए बहुत सारे सेवन ब्लड आइस के डिसाइपल्स को देखा जा सकता था। हर एक देखो माउंटेन पीक का अपना एक जहाज था। बाकी जो लोग अभी नहीं जा रहे थे फर्स्ट राउंड में, वो लोग डिस्कस कर रहे थे। जैसे किसी कोई बोल रहा था कि अरे मैंने देखा सेकंड हाईनेस को, फर्स्ट पीक वाले, वो मास्टर सेंग उनसे हार गए थे ना, उसके बाद वो सेक्लूजन में चले गए थे, यानी कल्टीवेशन में, और तो और स्ट्रांग हो चुके हैं। और अकेले वही नहीं, इफेन जो ग्रैंड हाइनेस हैं, थर्ड और फोर्थ पिक के, और वो लोग भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। तो जो सेवेंथ शिप था ना, उस पे कैप्टन को दिखाया जाता है और ये डिस्कस कर रहे थे कैप्टन कि लगता है ये लोग रिवेंज वेंज चाहते हैं। और कैप्टन जू से बात कर रहा था, जो कि अभी क्रॉस लेग मेडिटेशन में बैठा हुआ था। जू आंखें खोलता, रात में जो इसे सपने आए थे ना, अभी भी इसे याद थे, लेकिन फिलहाल ये उनसे ध्यान हटा रहा। तो डेलीगेशन के लिए जो लोग जा रहे थे ना फर्स्ट राउंड के लिए, मास्टर सेवन के द्वारा सेलेक्ट किए गए। जू के अलावा ज़्यादातर लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था रिवरडेंसन मेनलैंड का, लेकिन जो सेकंड सिस्टर थी वो नहीं जा रही। इधर जू कैप्टन के सवाल को सुनता। फिलहाल वो वांग यिनकुन सभी को आज़ाद कर चुका, और कुछ तो जाते-जाते उन्होंने आईओयू लिखा था, तो जिसके बारे में जू पूछ रहा था। जू का ये था कि उन्होंने पैसे नहीं दिया, तो ना जब ये लोग पहुँचेंगे सेवन सेक्ट कोलिशन यानी एट सेक्ट कोलिशन में, तो ये देखेगा उनसे बात करके। और फिर कैप्टन बोलते हैं यार सेकंड शिप नहीं आ रही है। जब थर्ड शिप आया था ना पहले-पहले, तो मैंने सोचा कि थर्ड शिप और सेकंड शिप का दोस्ती करा दूँगा, प्यार-व्यार में पड़ा दूँगा। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि जो सेकंड सिब है ना, थर्ड सिबलिंग को पीट-पीट के सीधा कर देगा। लेकिन तुम काफ़ी अलग हो। तो फिलहाल ये जो सातों वाटरक्राफ्ट थे ना, वो अब आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं रिवॉर्ड एंसेंट लैंड की तरफ। मास्टर सेवेंथ और ब्लड स्मेल्टर लीड कर रहे थे। बाकी पीक लॉर्ड्स नहीं जा रहे थे, मतलब क्योंकि यहाँ से भी तो तैयारी कुछ करनी पड़ेगी फुल टाइम जब अगर मूव करना है। और जाने के लिए भी ये स्पेल फॉर्मेशंस वगैरह का यूज़ कर रहे थे, और बहुत जल्दी ये सी ज़ॉम्बी एंसेस्ट्रल लैंड पहुँच जाते हैं। वहाँ से फिर एक और सिंगल टेलीपोर्टेशन यूज़ करना था, और ये लोग फिर सीधा 3 से 4 दिन में पहुँच जाएँगे। ये बेसिकली सेक्ट बिज़नेस की तरफ से जा रही थी, क्योंकि वहाँ लैंड वगैरह देखना पड़ेगा, कहाँ पे इन्हें अपना सेवन ब्लड आइस को बसाना है। इस दौरान कैप्टन देखते हैं कि सभी लोग बिज़ी हो गए, क्योंकि वाटरक्राफ्ट काफ़ी बड़ा था। बोलते देखो ज़ू, मतलब लिटिल आके मेरा कुछ अपना काम है, पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। उसी की वजह से मैं वापस लौट के आया था, क्योंकि फिलहाल ये ज़ॉम्बी एंसेस्ट्रल लैंड में, और 1 दिन का शायद यहाँ पर रुकना था। और उम्मीद करता हूँ तुम किसी को बोलोगे नहीं, ऐसा कैप्टन बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई। लेकिन ज़ू इसको फॉलो करता है। अब कैप्टन पूछते हैं कि मुझसे तुम क्यों फॉलो कर रहे हो? ज़ू भी प्यार से बोलता है मुझे भी अपना एक पर्सनल मैटर है जो अटेंड करना है। कैप्टन बोलते हैं मैं समझ गया, तुम्हें वास्ट वर्ल्ड से बैटल करना है। कैप्टन इस दौरान एक जेड स्लिप ज़ू की तरफ उछाल देते हैं। ज़ू फिर भी जेड स्लिप को लेने के बाद इन्हें फॉलो कर रहा था। कैप्टन पूछते हैं अब क्यों फॉलो कर रहे हो? ज़ू इस दौरान एक लोकेशन देखता है और कैप्टन को वहां लेके जाता है और बोलता है अब वो चीज़ निकालिए, एक ही दिन है, चलिए मिल के खाते हैं। कैप्टन कहते हैं क्या खाना है? जो बोलता है वो नाक म्यूजियम वाला, मुझे मालूम है वो आपके पास ही है। कैप्टन हंसने लगते हैं, तुम्हारी नजरों से कुछ भी नहीं बच सकता ना मेरे छोटे भाई। तो फिलहाल कैप्टन वो नाक निकालते हैं और ये दोनों खाने लगते हैं। अब जू अकेला नहीं खाता है, देखो जू के साथ में उसकी परछाई, बैटरी, आर्च, ये लोग भी खाने लगते हैं। और कैप्टन को लगता है अरे ये मेरे को टक्कर दे रहा है, तो कैप्टन भी बहुत तेजी से ना निकलने लगता है। और इस दौरान अब जब जू खाना शुरू करता है यानी एब्जॉर्प्शन शुरू करता है, तो उसका 93वां थर्मापर्चर खुलता है और बढ़ते जाता है, बढ़ते 95 पहुंच जाता है, और खुलते खुलते 101 तक पहुंच जाता है। और ज़ॉम्बी एंसेस्टर की नाक 40% छोटी हो चुकी थी। उसके अंदर जो डिवाइन रेजोनेंस था वो भी धीरे-धीरे कम हो जाता है, क्योंकि ये लोग एब्जॉर्ब करते जा रहे थे। ज़ू को फील होता है कि इससे ज़्यादा निकल नहीं सकता ये। कैप्टन भी बोलते हैं कि ज़ू मुझे लेके चलो, मैं बहुत कमज़ोर फील कर रहा हूँ, लगता है मैंने ज़्यादा ही खा लिया है। और वो भी बोलता है कि आपको इतना क्यों खाना? कैप्टन भी बोलता है अरे तुमने ज़्यादा खाया है। तो फिलहाल इनका मतलब हँसी मज़ाक चलते रहता है। बस प्रॉब्लम हमारे मास्टर के साथ है, ओल्ड मैन के साथ। वो हमें चीज़ें नहीं देते, हमें खुद से ढूँढना पड़ता है। नहीं तो तुम बाकी पीक मास्टर्स को देखो, ज़ू फिलहाल कुछ नहीं बोलता है। लेकिन वो मास्टर सेवेंथ के स्टाइल को समझता था, क्योंकि उनका मास्टर सेवेंथ का क्या है कि बच्चे खुद से बड़े हों, खुद से शिकार करें, तो ज़्यादा
मतलब तगड़े हो सकते हैं। और ज़ोरन कैप्टन बोलते हैं लेकिन हाँ, अगली बार वो शेंगेन मिला ना मिल के निपटाते हैं उसको, तो हम दोनों अमीर हो जाएँगे। तो फिलहाल जिस सीक्रेट लोकेशन पे गए थे वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और नाव पे फिर वापस आ जाते हैं। और फिर से नाव ये आगे बढ़ जाती है रिवॉर्ड एंसेंट मेनलैंड की तरफ। इधर हमें थर्ड एल्डर ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि सेकंड पीक की लड़कियों के साथ बैठे थे। तो ज़ोरन मास्टर 7 के पास जाके खड़ा हो जाता है और आसमान की तरफ देख रहा था। मास्टर 7 पूछते हैं, तुम्हें कुछ पता है फोर्थ सिबलिंग मतलब रिवॉर्ड एंसेंट लैंड के बारे में? तो बोलता है ज़्यादा तो नहीं पता है। तो अब इसके बारे में ना पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि रिवॉर्ड एंसेंट मेनलैंड बहुत बड़ा है और फिलहाल हम उसके जिस हिस्से पे रहते हैं उसे कहा जाता है एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर। बस एक छोटा सा किनारा है, लेकिन वो किनारा भी ना साउथ फिनिक्स से 10 गुना बड़ा है। और एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के तीनों साइड तो समुद्र है पहले तो। पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि नॉर्थ से साउथ जाओगे तो तुम्हें सुप्रीम आर्बिटर, सैल्वेशन माउंटेन्स मिलेगा, पहाड़ियाँ मिलेंगी। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो एवरलास्टिंग इमॉर्टल प्रोफाउंडिटी रिवर मिलेगा। पहाड़ और नदी कहीं एक जगह मिलते हैं जहाँ पर बहुत सारे मतलब खतरनाक स्पीसीज वगैरह फैले हुए हैं, ग्रूव्स वगैरह। रिवर बहुत सही है, उसके अंदर इमॉर्टल एनर्जी है और उसका जो वाटर है ना रिवर का, नदी का, वो करप्शन को कम कर सकता है। तो इसीलिए ना उस रिवर के कंट्रोल के लिए ना बैटल होते रहता है। जैसे उसका एक हिस्सा जो है सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी वाले कंट्रोल करते हैं 30% तक। फिर वो बताते हैं कि उस नदी का जो एक हिस्सा है ना, जब पहाड़ से थोड़ा सा एक हिस्सा कट के निकलता है तो उसे मतलब सेवन से कोलिशन वाले वहाँ पर अपना अधिकार चाहते हैं। लेकिन बहुत समय पहले क्या हुआ था कि सुप्रीम जो सेल्व सोसाइटी थी वो पहले वो यंग आर्बिटर फैक्ट के थ्रू इसको कंट्रोल करने को देखने लगी। डैम वैम भी बना दिया था, लेकिन फिलहाल उस डैम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो वो नदी का जो हिस्सा है फिर से एट सेक्ट कोलिशन की तरफ फ्लो करने लगा है। फिर वो चर्च ऑफ डिपार्चर, घोस्ट माउंटेन, इन चीज़ों के बारे में भी बताते हैं जो कि वेस्ट में है। तो इन चीज़ों के बारे में वैसे भी हमें आगे पता चलता रहेगा कि नदी जब साउथ में जाती है तो ब्लैकिश ऑरा हो जाती है। बहुत सी चीज़ें मतलब मास्टर साउथ 7th बताते हैं और फिर से उसे बोलते हैं आराम करो, 2 दिन में हम पहुँच जाएँगे और तैयार रहना हमेशा ना, मतलब खुद को डिसेप्टिव रखना और जहाँ ज़रूरत पड़े शो ऑफ भी कर देना। ज़ो अपना उसके बाद कल्टीवेशन में बैठ जाता है। 2 दिन बहुत जल्दी ही गुज़र जाते हैं और जो ज़मीन वाला हिस्सा था समुद्र से मतलब वो प्रीफेक्चर वाला वो दिखने लगता है। कैप्टन भी अब नॉर्मल हो चुके थे, यानी उनका जो पेट वेट फूल गया था वो अब फिर से नॉर्मल हो जाता। थर्ड एल्डर ब्रदर भी वापस आ चुके थे। ज़ू को सामने में ना एक बड़ा शहर दिखता जिसका और छोर ये देख नहीं पा रहा था और जो बना था ना काफ़ी लग्ज़रियस दिख रहा था। आर्किटेक्चरल स्टाइल भी अलग था। 7 पहाड़ देख सकता था ज़ू उस शहर के बीच में और ये सातों सेवन सेक्ट कोलिशन के जो मेन सुपरवाइजरी सेक्ट है ना, ये वही है। अब देखो 7 ब्लड का नाव पहुंच चुका था तो कैपिटल सिटी में अपने आप घंटी वंटी बजने लगती है, 12 बजती है और ये तैयारी थी, सेरेमनी था ना, क्योंकि नए लोग आ रहे हैं। 2 लोग आते हैं जो कि पैट्रियार्च लेवल पे थे, सेकंड पीक और 6th पीक के आते हैं और भी बाकी लोग थे। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को ये नागबार गुजर रहा था, वो थे फर्स्ट पीक वाले यानी कि सोरिंग क्लाउड स्वर्ड सेक्ट वाले। अब यहाँ पर हम इनको ये पीक ही बोलेंगे। लड़कियाँ जो थी ना जब ज़ू की तरफ देखती तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर था। लेकिन जो मेल थे उनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। इस दौरान वो लोग भी जो स्टूडेंट थे दूसरे साइड के यानी 7 से कोलिशन के, वो अपनी ऑरा रिलीज़ कर रहे थे। इधर 7 ब्लड आइज़ वाले भी अपनी ऑरा रिलीज़ करते हैं। मतलब खुजली हो रही थी उनके अंदर बैटल करने की। ज़ू का एक्सप्रेशन हमेशा की तरह वैसा ही रहता है और इन लोगों को ये भी पता चल चुका था कि जितने भी हाईनेस लोग हैं अलग-अलग पीक के भी, वो अपना बैटल जानबूझ के आ रहे थे। मास्टर सेंगियन को छोड़ दोगे तो। लेकिन ज़ू को मास्टर ने बोला था कि अगर ये लोग ऐसा दिखाएँगे इसमें 7 से कोलिशन वाले अपनी ऑरा, तो तुम भी पीछे मत हटना। तो ज़ू तुरंत ही अपनी ऑरा रिलीज़ करता। ऊपर में उसका जो क्राउन था जो कि मास्टर सेवन ने दिया था वो भी चमकता है। ऊपर में 2 अम्ब्रेलास, भाई खतरनाक दिखता है और दिखने में तो वैसे ही सुंदर था और लोग हैरान थे देख करके ज़ू किंग को। अपने आप ना पीछे हटने लगा और एक कदम आगे लेता है। 6 फ्लेम बैटल प्रोवेस पूरा रिलीज होता है। शॉकवेव ऑरा फैलती है जिसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता था। देखो मास्टर सेंगियन कितना भी स्ट्रॉन्ग था, ज़ू अभी फिलहाल तो उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोगों को मानना पड़ता है कि 7 ब्लड आइज़ का नंबर 1 चोज़न ज़ू किंग है ये। उसने बहुतों को पकड़ा था जो अलग-अलग सेक्ट के गए हुए थे, चोज़न 1 टॉप लेवल के डिसाइपल, और साथ में मास्टर सेंगियन को हराया था। तो लोग समझ सकते थे। लोगों को लगता है कि 6 फ्लेम प्रोवेस इस बंदे का लिमिट नहीं है, वो और ऊपर जाएगा। तो ज़ू जो था इस समय ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, जो कभी मास्टर सेंगियन हुआ करते थे। ब्लड स्मेल्टर देखते हैं आसमान से चीज़ों से और काफ़ी सैटिस्फाइड होते हैं, खास करके अपने इस लौंडे ज़ू की तरफ देख करके। और वो अपने बाकी साथियों से यानी जो 7 से कोलिशन वाले थे उनसे बात कर रहे थे कि बच्चों का तो आपको मालूम है शो ऑफ रहता है, ये दोनों साइड से चलता है बच्चों में। कैप्टन इज़रान ज़ू तक पहुंच जाते और थर्ड एल्डर ब्रदर भी आ चुके थे और वो खास करके तारीफ करते कि अच्छा काम किया तुमने छोटे भाई, कुछ चीज़ें मैं तुम्हें और भी सिखा दूंगा, फिर देखना लड़कियां तो एकदम फिदा हो जाएंगी। ज़ू थर्ड ब्रदर की तरफ देखता है बट कुछ कहता नहीं। कैप्टन अपना मस्त एप्पल खा रहे थे और थर्ड सिबलिंग से कहते हैं तुमसे तो ज़्यादा ही है इसके पास पहले से हर चीज़, तुम रहोगे तो ठरकी लिटिल आकिंग, तुम सही खेल रहे हो और तुम मेरे जैसे खेलते हो। मतलब ये थर्ड ब्रदर से कहता है। थर्ड ब्रदर देखते हैं फिर कुछ बोलते नहीं।
तो फिलहाल ये ना फ्लाइंग बोट पे ये लोग बैठ चुके थे हवा में उड़ने वाली और शहर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर सब्जियाँ-वब्जियाँ चीज़ें काफ़ी अलग थी। हर चीज़ ज़ू अपना देख रहा था और वो ज़हरीले भी नहीं थे। इसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज़ थी। पानी की कुछ लहरें देखता जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी थी, बहुत सी चीज़ें इसे समझ में आती हैं। हर एक डिटेल को ये नोटिस कर रहा था सुपरवाइज़र इस एक्ट में क्या होता है। शहर का अंत तो इसे फिलहाल पता भी नहीं चल रहा था। फिलहाल जिस जगह इन्हें पहुँचना था, वहाँ ये पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सजावट-वजावट था, इन लोगों का स्वागत किया जाता है। कैप्टन अचानक बोलता है, "कम जूनियर ब्रदर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ शहर को।" जो थोड़ा-सा डाउटफुल होता है कि क्या चल रहा है। इस दौरान थर्ड ब्रदर भी कूदते कि अरे! मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात किया कोलिशन वालों से। वो बोल रहे थे कि हमें यहाँ हॉट स्प्रिंग जाना चाहिए। कैप्टन भी बोलते हैं लेकिन पहले जब वो नदी फ्लो करती थी प्रोफंडिटी रिवर तो यहाँ पर हॉट स्प्रिंग तो नहीं थे उतने, मतलब फ्लो करना बंद कर दी थी तो डैम बन गया था। लेकिन अब है तो काफ़ी खुल गए हैं, तो ट्राई करना चाहिए। और कुछ-कुछ में तो लड़का-लड़की साथ में नहा सकते हैं। काफ़ी गंदा है ना ये वैसे। ज़ो इस ऑफर को डिक्लाइन करने वाला था। लेकिन कैप्टन और थर्ड ब्रदर ना काफ़ी ज़िद्दी लोग थे, तो वो मान लेते कि चलिए फिर चल ही लेते हैं। कपड़ा-वपड़ा बदलते हैं मस्त अपना और गलियों में निकल लेते। दुकान-वुकान देख रहा था, मस्त भीड़-भाड़ था। कैप्टन अपना अलग-अलग फल-फूल खरीद रहा था जो कि मतलब उधर तो मिलते भी नहीं थे। तीनों अपना खाते हुए पड़ते और थर्ड ब्रदर बता रहे थे कि देखो कोलिशन में बस एक कैपिटल सिटी नहीं है, टोटल 7 है क्योंकि 7 सेक्ट है और हर एक शहर ना मेगा सिटी बन चुके हैं। लेकिन बाकी भी 130 सेक्ट है तो मिल के ना पूरा ये बनाते हैं कोलिशन। तो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे, ज़ू अपना सुन रहा था। कैप्टन भी बीच-बीच में कुछ बोलते, लेकिन थोड़ा डाउटफुल कैप्टन दिख रहे थे, लेफ्ट राइट देख रहे थे और बता रहे थे जैसे ये देखो ये हेवन मिरर ट्रेजर सेक्ट का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर लोग जाकर के एनलाइटनमेंट हासिल कर सकते हैं। फ्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे लगते हैं। तो फिलहाल बात करते-करते ना एक बिल्डिंग के आस-पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर थोड़ी लहर दिख रही थी। पेंटागोनल था शेप में यानी पंचभुज आकार का, जहाँ पर ना अंदर में लड़के-लड़कियाँ दोनों दिख रहे थे। कैप्टन कहते हैं हाँ, ये है जगह। तो अंदर की तरफ ये भी बढ़ जाते हैं, जहाँ पर इन्हें हॉट स्प्रिंग पूल मिल जाता है। अब लड़के हों या लड़कियाँ, कपड़े इन्होंने वैसे भी कम पहने थे और ज़ू क्या है ना, वो पुल में एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी फील कर रहा था और पानी भाई बहुत प्योर था, उसमें बिल्कुल करप्शन नहीं था। ज़ू की बात अलग है, उसकी बॉडी में वैसे भी करप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कल्टीवेट करते हो तो दोगुना फ़ायदा होगा। अब ज़ू भी क्या करता है ना, बाहर के थोड़े जो कपड़े पहना था वो उतार देता है और नदी में मतलब पानी में क्रॉस लेग होकर बैठ जाता है, कल्टीवेशन में लग जाता है। तीनों ने थोड़ा वेशभूषा बदल के रखा था ताकि नॉर्मल मतलब बाकी कल्टीवेटर पहचान ना पाएँ। कुछ लोग बात करते हैं और ये सुनते हैं। सेवन ब्राडाइज वाले काफ़ी खतरनाक लोग हैं, मैंने कुछ न्यूज़ सुना। जो ग्रैंड हाइनेस है सेवन ब्राडाइज का, मतलब सेवंथ पीक का नहीं सॉरी, सेवन ब्राडाइज के थर्ड पीक का, उसने चैलेंज किया था हाउस ऑफ वंडर्स को और उसने लगातार 2 को हरा दिया। जो उसके बाद वो चेन जुनहुआ से ड्रॉ हुआ, जो कि सीमालिंग के बराबर लेवल पे माना जाता है और सीमालिंग ने तो बैटल करने से मना कर दिया। फिर ये डिस्कस करते हैं लूनी सोलर डाओ के बारे में, जिनको कि फोर्थ पीक ने अभी जस्ट चैलेंज किया था। क्योंकि ये बात कैसा कर रहे थे कि जब हमारा कोलिशन गया हुआ था सेवन ब्राडाइज तो वो लोग हार गए थे। तो दिखाता है कि वो लोग कितने खतरनाक है, छुपा के रखते अपने ऑरा को। ये सब चीज़ें ज़ू, कैप्टन और थर्ड ब्रदर सुन रहे थे और कैप्टन कहते हैं यार ये सही मौका है अमीर होने का। थर्ड ब्रदर भी कहते हैं बात तो सही कह रहे हैं बड़े भैया, मिल के काम करे तो मजा आ जाएगा। डकैतों के जैसे हम कमा सकते हैं और दोनों इस दौरान ज़ू की तरफ देखते हैं। अब ज़ू पूछता है कि इसमें मेरा कितना शेयर होगा और उसके बाद कैप्टन कहते हैं ना कि देखो थर्ड सिबलिंग, तुम्हारा काम है बातों को फैलाना और जो भी इसके बदले में जवाब देगा उसे मैं और तू हैंडल करेंगे। मतलब इस ऑपरेशन में पब्लिक फेस, सामने का चेहरा तुम बनोगे और तुम्हें 40% मिलेगा। थर्ड सिबलिंग तो तुम्हें 40 मिल जाएगा और 30-30 हमको मिल जाएगा। थर्ड सिबलिंग मान जाता है और उस थर्ड सिबलिंग का बोलते हैं कि ठीक है, मैं बोलता हूँ कि ज़ुकिंग जो है वो कोलिशन को चैलेंज करने वाला है, जो लौंडे हैं उनको, चोज़न वंस को। कैप्टन भी बात मान जाता है और ये फैलाओ। कैप्टन बोलते हैं कि ऐसा मत बोलो कि वो सबको चैलेंज करेगा, ऐसा बोलो कि वो कुछ लोगों को चैलेंज करेगा और बैटल टू डेथ करेगा। कैप्टन पता नहीं कहाँ से फिर एक सेव निकालना है, खाने लगता है। रज़ू सुनता है कि ठीक है, लेकिन ये बोलना कि उसने अभी तक लिस्ट डिसाइड नहीं किया है कि वो किससे बैटल करेगा। कैप्टन भी हंसते हैं, थर्ड ब्रदर को समझता तो नहीं। और रज़ू एकदम शांत, ऑब्वियसली समझा होगा लेकिन एक्टिंग करते हो। कैप्टन बोलते हैं कि देखो ये कोलिशन वाले लौंडे पागल तो नहीं है, शायद हमें गिफ्ट पे भेजे। और कैप्टन बोलते हैं मैं थोड़ा आगे जाके आता हूँ, लड़कियाँ तो उतनी नहीं दिख रही हैं इस साइड में। थर्ड ब्रदर भी यहाँ इस दौरान ज़ू को बाय बोल के निकल लेते हैं और ज़ू अपना बैठ करके ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता है, कल्टीवेशन पे फोकस करता है। इस दौरान उसकी आंखें खुलती है तो अचानक से देखता है कोलिशन की एक लड़की इसकी तरफ बढ़ रही है और थोड़ी ब्लश कर रही है और ज़ू देखता है ना थर्ड सिबलिंग की तरफ, तो वो कहीं आगे में रहते हैं और उनके चारों तरफ लड़कियां घिरी थी और ज़ू को फील होता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी है जो इसने वेशभूषा बदला है ना, उसकी ऑरा की वजह से गायब हो रहा है। बहुत लोग नहीं पहचान पाएंगे अभी भी, लेकिन फिर भी जो पावरफुल लोग हैं वो पहचान जाएंगे। थोड़ा देर फिर से कल्टीवेट करता है। इसके आसपास 3 लड़कियां आ चुकी थी जो कि बात कर रही थी इसके फिजिकल बॉडी के बारे में। उनमें से एक बोलना भी शुरू कर देती है कि आपके सेक्स से हम पहचाने नहीं।
जो जब ज़ोकिंग अपना जवाब नहीं देता और आँखें बंद कर लेता। 2 घंटे और बीत जाते और कैप्टन सेब खाते हुए वापस आते, क्योंकि उन्हें बोर होने लगा था। लेकिन जब वो पास आते तो अचंभित रह जाते। गाना-वाना थोड़ा गा रहे थे उस स्पॉट, क्योंकि जब ये कहते थे इधर वाला एरिया खाली था, तभी तो ये घूमने गए थे। लेकिन आप देखते कि बहुत सारी लड़कियाँ दिख रही थी। थर्ड ब्रदर के तो दोनों हाथों में 2 लड़कियाँ और 3 लड़कियाँ आजू-बाजू से घिरी हुई और मिल के ये हँस रहे थे और ज़ू कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन पूरी लड़कियाँ भरी थी। क्योंकि कैप्टन जहाँ पर गया था ना, वहाँ ज़्यादा लड़कियाँ थी, लेकिन धीरे-धीरे वहाँ से सब चली आई थी। इस दौरान एक लड़की कैप्टन को घूरती है कि यहाँ पर कोई जगह नहीं है, आप जैसे बड़े लोगों के लिए। किसी दूसरे पूल में क्यों नहीं चले जाते आप? अब कैप्टन को इस प्रकार से ज़लील होता देखना, थर्ड ब्रदर उनकी तरफ देखते हैं। अपनी तरफ वाली लड़की को ऐसा थोड़ा पैट करते हैं और बाहर निकल आते हैं पुल से। और कैप्टन जो कि डिफरेंस हो चुके थे, उनके साथ आगे बढ़ते हैं। कैप्टन पूछते हैं फोर्थ सिबलिंग कहाँ गया? कहाँ गया वो, मतलब क्या बात है? तो ये बताते हैं कि हाँ, वो निकल लिया। क्या आप गेस कर सकते हो? कैप्टन बोलते हैं हाँ, हॉट लड़कियाँ उसके पीछे पड़ गई होंगी। जो इधर अपने कमरे में वापस आ चुका था और कल्टीवेशन में बैठ चुका था, क्योंकि अच्छी खासी उसने स्पिरिचुअल एनर्जी एब्ज़ॉर्ब की थी। ये नदी कमाल की चीज़ थी, उसे इतना तो समझ गया था, ये जो प्रोफाउंडिटी रिवर का ही तो पानी था। यहाँ अगर ये लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करे ना, इवन जो जिसके पास करप्शन भी हो वो भी प्रैक्टिस करें, तो उसका करप्शन लेवल कम होता जाएगा। तभी तो भाई सेवन सेक्ट कोलिशन ने यंग आर्बिटर सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए टैबू ट्रेजर निकाल दिए थे, ताकि जो उन्होंने डैम वैम बनाया वो सब हट जाए। और सोचो, ये जो सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी है, पावरफुल लोग हैं, क्योंकि जिस एरिया में वो लोग रहते हैं ना, वहीं से शायद वो नदी-वदी भी आती है शायद, ये वाली। तो वो 30% हिस्सा भी कंट्रोल करते हैं एम्परर प्रीफेक्चर का। रात इस दौरान गुज़र जाता है। अगले दिन की सुबह होती है, तो जो सेवन ब्लड आइज़ और सेवन सेक्ट कोलिशन का ऑफिशियल नेगोशिएशन था, मतलब पन्ने-वन्ने पे साइन करना, चीज़ें, कितना ज़मीन क्या कहाँ पे मिलेगा, वो सब डिसाइड हो चुकी थी। अब ज़ू भी उन चीज़ों में शामिल होता है, क्योंकि वो डेलीगेट्स का एक पार्ट था। लेकिन वो चीज़ें इसके लिए बोरिंग थी, तो वो अपने रूम में वापस आके फिर कल्टीवेशन में लग जाता है और काफ़ी खुश था, क्योंकि इसके लाइफ लैम्प ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे और वो उनको ना टेस्ट करता है बैठ करके कल्टीवेशन के थ्रू बहुत सी चीज़ों के थ्रू। और बहुत सारे और भी जो मतलब कि जो अदर हाइनेस से अदर पिक के ना, वो लोग भी क्या करते हैं ना, इन चीज़ों को इग्नोर करके बैटल में चले जाते हैं। मतलब सेवन सेक्ट कोलिशन के जो चोज़न वन थे, इधर-उधर के लौंडे, उन्हें चैलेंज करने में लगे रहते। 3 दिन इस दौरान बीत चुके थे। नेगोशिएशन अभी भी चल रहा था। कुछ चीज़ें हैं भाई, बहुत सी चीज़ें हैं, तो डिसाइड होने में समय तो लगता है। लेकिन वो जो रूमर था ना, जो बात फैलाना था, वो फैलना शुरू हो गया था। ज़ूकिंग से जो रिलेटेड था, जो कि वो चैलेंज कर सकता है किसी को बैटल टू डेथ के लिए। और लोगों को पता था ज़ू और मास्टर सिंह उनका बैटल भी हुआ था। 6 फ़िल्म बैटल प्रोग्रेस है। कोई भी उससे बैटल तो नहीं कर पाएगा। अब ज़ू जिसको भी चैलेंज करेगा उसे बैटल तो करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो उसकी इज़्ज़त जाएगी, उसके क्लैन की इज़्ज़त जाएगी। अब जैसे जो होशियार लोग थे, जैसे ज़ाओ की फैन कैप्टन से मिलते और कैप्टन को ना भाई अच्छा अपने को अच्छा दिखाने के लिए गिफ्ट वगैरह देते और ये फैलते जाता था। बहुत सारे लोग जो सेवन से कोलिशन का डिसाइपल थे, वो गिफ्ट वगैरह भेजते हैं। इस दौरान धीरे-धीरे नेगोशिएशन भी लगभग खत्म चला था। दोनों तरफ के लोग खुश थे, जो भी नेगोशिएशन हुआ था। लेकिन एक कोलिशन का बंदा था जो खुश नहीं था, जो मास्टर सेवन से मिलता है, ज़ूकिंग के से रिलेटेड चीज़ों की वजह से। कि यार ठीक है, तुम्हारा सेवन ब्लड आइज़ के बंदा चैलेंज करना चाहते हैं, हमारे डिसाइपल्स को ठीक है, वो सीखेंगे। लेकिन ज़ूकिंग क्यों चैलेंज कर रहा है भाई? वो बुली कर रहा है, इतना पावरफुल हो चुका है वो। अब तो हम सेम साइड में आ चुके हैं ना, 7 से कोलिशन 8 से कोलिशन का पार्ट बन चुका है। तो मास्टर 7 पूछते हैं क्या उसने किसी को चैलेंज किया? लेकिन फिर वो जो भी थे डेलीगेट्स ऊपर लेवल वाले, वो बोलते हैं अरे ये स्कैम कर रहे हैं, आप ही का सीनियर अप्रेंटिस बातें फैला रहा है। ये चीज़ें इन्होंने कहाँ से सीखा है? मास्टर 7 गला साफ करते हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन बच्चे हैं, थोड़े मस्ती मज़ाक तो चलता है। फिर उसके बाद ये चीज़ें टॉपिक बदल देते हैं और टॉपिक बदल देते हैं, मतलब मेन सीरियस मैटर्स पे डिस्कशन करने लगते हैं। इस दौरान 2 दिन और गुज़र जाते हैं। नेगोशिएशन अब कंप्लीट हो चुका है। एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाते हैं। हर एक सेक्ट, छोटे-मोटे सेक्ट सबको पता चल चुका था अब कि अब 7 सेक्ट कोलिशन नहीं रहा, 8 सेक्ट कोलिशन बन चुका है। इधर जो पैट्रियार्क्स थे, उन्होंने साउथ फिनिक्स में जितने भी अपने लोग थे, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि अब कैपिटल सिटी की तरफ मूव करना है 1 महीने के अंदर। यानी जो भी मेन बाकी डिसाइपल्स बचे थे, तो टेलीपोर्टेशन भी तैयार किया जा रहा था डायरेक्टली यहाँ पर। इधर बाकी जो हाइनेस थे ना, वो अलग-अलग पीक के कोलिशन के डिसाइपल्स को चैलेंज करते रहते। लोग फिर भी इंटरेस्टेड थे कि जो ज़ूकिंग है वो किसे चैलेंज करेगा। लेकिन इस दौरान मास्टर 7 अपने इन तीनों डिसाइपल्स को बुलाते और अच्छे से झाड़ते। तो तुम लोग कोलिशन के पार्ट बन चुके और लाइफ और डेथ चैलेंज करना प्रॉपर भी नहीं है। और ज़ूकिंग का बैटल प्रोग्रेस देख के तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। तीनों को समझ में भी आ जाता है कि बात तो सही है। तो वो फिर ये बात फैला देते कि नहीं-नहीं, ज़ू अब किसी को चैलेंज नहीं करेगा। तो मैटर यहाँ पर निपट जाता है। लेकिन पैसा तो इन्होंने बना लिया था। बाकी डिसेबल्स को भी समझ जाता है कि इनके साथ स्कैम हुआ था। खास करके हाउस ऑफ क्रू हंटर में एक हलचल होती है। सीमारू अपने कल्टीवेशन से बाहर आ चुकी थी। उसने ब्रेक थ्रू भी अचीव नहीं किया था, यानी उसका सेकंड हेवनली पैलेस नहीं बना था। लेकिन उसके छोटे भाई के साथ जो हुआ था और उसके भी क्लोन को ज़ू ने निपटा दिया था।
तो उसने पहले ही एक फॉर्मल लेटर लिखा सेवन ब्लड आइस को ज़ू को चैलेंज करने के लिए। तो काफ़ी अफ़रा-तफ़री मच जाती क्योंकि सीमार हो जाती, वो गोल्ड कोर कल्टीवेटर थी एक हेवनली पैलेस के साथ। लोअर कल्टीवेशन लेवल के बंदे को चैलेंज कर रहे तो बुली होता है। लेकिन लोगों को लगता है नहीं यार, ज़ू किंग के पास भी 6 फ्लेम बैटल प्रोग्रेस है तो बुली तो नहीं बोलेंगे। और ज़ू भी इसको डिक्लाइन तो नहीं कर सकता था। तो मास्टर 7 फिर भी उसको एक सलाह देते कि जितना खुद को छिपा सकते हो छिपाओ और बैटल अच्छे से करो। तुम हमारे सेक के लिए बैटल कर रहे हो और वो लड़की जो सीमा रू है ना, उसके 2 हार्ट, एक राइट साइड में, वो तुम्हारे फ्यूचर में काम आ सकता है। अब ज़ू इन चीज़ों के बारे में सोचता है, उसकी आँखों में किलिंग इंटेंट आता है। अब उसने बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव भी कर ली थी ज़ू ने, जैसे वो जो 7 कलर्ड वाला उसने लैंप मिला था, उससे वो समझ तो चुका था बहुत सी चीज़ें। और बोलता है कि जो लेटर जो भेजा था सिमारू ने, उसका रिप्लाई भी कर देता है कि मैं एग्री तो करूँगा लेकिन फाइट टू डेथ वाले बैटल के लिए। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट एके मुसाफिर विदा लेता हूँ।